हेलो दोस्तों, मैं हूं रेखा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज ये इस तरीके का शीर्षक या ये टाइटल क्यों लगाया है कि एक अनार और 100 बीमार होने वाली स्थिति आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी हाल ही में जो एक जागतिक कीर्ति के अर्थशास्त्री है भारत के, अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है अर्थशास्त्र के लिए, उन्होंने हाल ही में एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उनमें उनको प्रधानमंत्री बनने की सारी क्षमताएं नजर आती है। अब इसके बाद से तरह राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के रिएक्शंस आने लग गए। भाजपा ने भी इस पे रिएक्शन दिया। भाजपा तो खैर सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, और कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आज पूरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही ये था कि हर बार ये पिछले 7-8 साल में ये ट्रेंड चला हुआ है 2014 के बाद से, कि जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं उससे पहले एक बात उड़ाई जाती है या एक हवा बनाया जाता है कि सारी विरोधी पार्टियां अगर एक साथ आ जाएंगी और अपना एक कॉमन कैंडिडेट देंगे सत्ताधारी भाजपा के विरोध में, तो प्रधानमंत्री मोदी को कोई विकल्प दिया जा सकता है और भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। और पिछले 2 लोकसभा चुनावों से हम ये देख रहे हैं, बहुत बार जब विधानसभा जो अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव होते हैं, उससे पहले भी ये क्षेत्रीय पार्टियां साथ में आने की कोशिश जरूर करती है, साथ में आ भी जाती है बहुत बार, पर उसके बाद ये सारी पार्टियां या इनके जो वरिष्ठ नेतृत्व होते हैं वो आपस में ही उलझ जाते हैं और फिर इनके रास्ते अलग हो जाते हैं। अब कोई पार्टी सत्ता में है तो जाहिर सी बात है, उसको अपोज करने के लिए अपोजिशन की जो पार्टियां होती है या जो क्षेत्रीय विरोधी पार्टियां होती है, उनका साथ में आना कोई गलत बात नहीं है। और अगर वो उस सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लोग जो एक डेमोक्रेसी होती है या जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, इसमें ये सारी बातें बिल्कुल जायज है और ये बातें होनी भी चाहिए। पर होता क्या है हमेशा कि जो पिछले 7-8 साल में बहुत जो विरोधी पार्टियां हैं या ये कह लीजिए कि अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनमें ही एक तरीके से होड़ लगी हुई है कि प्रधानमंत्री पद पे बैठेगा कौन। ये बात तो बाद में आती है कि हम साथ में आएंगे और जो सत्ताधारी भाजपा है उसका कोई विकल्प बनेंगे। पहले तो इनमें ये होड़ लगी होती है कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा या प्रधानमंत्री आप बनेंगे या प्रधानमंत्री आप बनेंगे। अब ऐसे कम से कम 4 से 5 नेता यहाँ पे है जो प्रधानमंत्री बनने की मंशा रखते हैं, या कोई ये दबी छिपी बात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प या भाजपा का विकल्प बनना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का। जब से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय पटल पे उनका एक तरीके से कहा जाए तो उदय हुआ है प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उनको लगातार एक तरीके से राजकीय तौर पे अपोज करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। भले ही उनमें उनको बहुत असफलता मिली हो, बहुत सारे राज्यों में भी उन्होंने कोशिश की, पर राज्यों की भी उनके एक तरीके से नेतृत्व में सरकारें गई जब वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, पर फिर भी उनके नेतृत्व में एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा के 2 चुनाव हार चुकी है। और फिर भी राहुल गांधी की, देखिए इस बात को तो मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी कोशिशों में तो लगे हैं, भले ही वो असफल रहे हो या असफलता मिल रही हो, पर फिर भी सबसे पहला नाम अगर किसी नेता का आता है इस लिस्ट में, वो है राहुल गांधी, जो एक मंशा रखते हैं कि अगला प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में वो जो भी अपनी पार्टी को एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, या पार्टी के नेता भी उनकी कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को हर बार वो प्रोजेक्ट करते हैं नरेंद्र मोदी के अपोजिट एक लीडर के तौर पे। अब इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जो विरोधी खेमे की तमाम पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस के बाद जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो इकलौती ऐसी पार्टी है कांग्रेस के बाद कि जिसकी 2 राज्यों में सरकारें हैं। एक तो दिल्ली में ही उनकी सरकार है, उसके बाद अब पंजाब में भी उनको सफलता मिल चुकी है, पंजाब में भी उनका शासन है। तो अरविंद केजरीवाल जी की खासियत ये है कि जब किसी राज्यों की विधानसभा चुनाव आते हैं तो कोशिश वो ये कर रहे हैं कि तकरीबन हर राज्य में वो अपनी पार्टी के पैर पसारें। भले अभी शुरुआती दौर में उनको नाकामयाबी मिल रही हो, पर कोशिश तो उनकी तरफ से जारी है और वो भी इस
प्रयास में लगे हुए हैं अविरत, कि एक तरीके से राष्ट्रीय पटल पे खुद को एक बड़े स्टेचर का नेता साबित कर सके। और उन्होंने तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वो हार गए थे, पर हाँ, उनकी भी मंशा है कि वो भी एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बने। अब इसके बाद आती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, जैसा कि मैंने कहा कि अमर्त्य सेन जी ने अभी हाल ही में जो बयान दिया कि ममता बनर्जी में वो सारी क्वालिटीज है या सारी क्षमताएं हैं प्रधानमंत्री बनने की। अब इनकी इस बात के बाद ममता बनर्जी भी काफी गदगद हो गई है और उन्होंने कहा कि अमर्त्य सेन जी की जो सलाह है वो मेरे लिए आदेश की तरह है। चलिए इस बात को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और बात करते हैं ममता बनर्जी के अब तक के सफर की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है और हर बार, अभी जो 2021 के जो विधानसभा के चुनाव थे पश्चिम बंगाल के, उसमें उन्हें काफी प्रचंड जीत मिली है। हालांकि 2 बार की मुख्यमंत्री पहले वो रह चुकी थी, फिर भी एंटी इनकम्बेंसी का वहां पे कुछ असर नहीं हुआ। पर हाँ, भाजपा ने उनको वहां पे काफी अच्छी टक्कर दी। भाजपा वहां पे 3 विधायकों से लेकर 77 विधायकों तक पहुंच गई। उसके बाद अब भाजपा में भी टूट फूट जारी है, पर हाँ, भाजपा ने वहां पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और भाजपा अब वहां पे प्रमुख विरोधी पार्टी के रूप में है। तो ममता बनर्जी भी एक तरीके से, ममता बनर्जी में भी पिछले 6-7 साल में ये कोशिश जरूर की है कि वो भी अपने आप को राष्ट्रीय पटल पे या केंद्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण ये बनाए और अपने आप को वो भी कहीं ना कहीं देखती है कि प्रधानमंत्री पद की रेस में वो खुद को देखती है। और जिस तरीके से अमर्त्य सेन जी ने कहा था कि अगर भाजपा के खिलाफ की जो नाराजगी है उसको कैश करने में अगर ममता बनर्जी कामयाब होती है और बाकी क्षेत्रीय दल उनको साथ देते हैं, तो शायद ये चीज कामयाब हो सकती है और ये एक दाव कामयाब हो सकता है। पर यहाँ पे सवाल ये है कि क्या बाकी विरोधी पार्टियां ममता बनर्जी को कलेक्टिवली अपना नेता मानेंगी? यही बात अपन अरविंद केजरीवाल जी के भी, हम अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी कह सकते हैं, यही बात राहुल गांधी के लिए भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी को भी कितनी विपक्षी पार्टियां अपना नेता कलेक्टिवली मानेंगी या उनको प्रोजेक्ट करेंगी प्रमुख अपोजिशन लीडर के तौर पे केंद्र की राजनीति में या लोकसभा चुनावों के लिए। अब इसके बाद आते हैं चौथे नेता शरद पवार। और शरद पवार जी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि पिछले तकरीबन 90 के दशक से ही उनकी एक सुप्त इच्छा थी कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। ऐसा कभी वैसे उसमें वो कामयाब नहीं रहे। कांग्रेस के विरोध में जाके भी उन्होंने राजनीति की, अपना खुद का एक अलग एक पार्टी स्थापन की। उसके बाद कांग्रेस के साथ भी काफी लंबे समय तक वो राजनीति में है, पर फिर भी कांग्रेस ने उनको अपनी तरफ से कभी चांस नहीं दिया। कांग्रेस अपने ही जो कैंडिडेट से उनको ही प्रधानमंत्री बनाती रही। शरद पवार जी को ये इच्छा एक तरीके से अपूरी रहेगी। इसमें यह भी देखा जाएगा दोस्तों कि हर पार्टी के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या संसद सदस्य हैं। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार जी की पार्टी है, इसके 3 से 4 संसद सदस्य हैं जो एमपीज है। और अब इसमें अगर इस तरीके से अगर जो पार्टी महाराष्ट्र के खास रीजन तक ही सीमित है, उसके नेता जिनके पीछे 3 या 4 ही संसद सदस्य हैं, वो खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं? और अगर वो करने की कोशिश भी करते तो क्या बाकी क्षेत्रीय पार्टी या बाकी अपोजिशन की पार्टियां उनको साथ देती है क्या? तो ये सवाल बार बार हर नेता के पीछे आता है कि बाकी पार्टियां क्या किसी एक नेता को साथ देंगी अपोजिशन की फेस बनने के लिए लोकसभा चुनाव के लिए। उसके बाद आते हैं केसीआर का भी शरद पवार जी जैसी ही बात है कि वो तेलंगाना में ही सीमित है। तेलंगाना से बाहर उनका ज्यादा कुछ है नहीं, पर हाँ, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में वो आ गया है। उनकी कोशिशें लगातार पिछले 2-3 साल से जारी है। उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने लंबे समय तक भाजपा के साथ अलायंस में राजनीति की है, पर जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आया, 2013 के बीच में जब नाम आया था प्रधानमंत्री मोदी जी का बीजेपी की तरफ से कि प्रधानमंत्री पद के चेहरा मोदी जी होंगे, तब नीतीश कुमार जी काफी नाराज हो चुके थे। और उसके बाद से भाजपा के साथ उनका जो एक तरीके से रिलेशन है वो इस तरीके से रहा कि कभी वो उनके साथ रहते हैं, कभी वो उनको छोड़ के पाला बदल लेते हैं। पर नीतीश कुमार जी की भी ये इच्छा जरूर रही है कि प्रधानमंत्री पद के तौर पे, प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में वो खुद को देखते हैं।
यहाँ पे भी फिर वही सवाल है कि क्या बाकी पार्टियां उनको साथ देंगी, और अगर बाकी विपक्षी पार्टी अगर किसी भी एक नेता को आगे लाती है एक कॉमन सबके तरफ से कि हमारा ये प्रधानमंत्री पद का चेहरा है अपोजिशन के रूप में लोकसभा चुनाव के लिए, तो क्या उस नेता को जनता भी उस रूप से देखेगी, क्या जनता भी उनको उतने क्रेडेंशियल्स के साथ देखेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर किसी भी नेता को प्रधानमंत्री पद की रेस में अपना चेहरा सामने लाना है, पहले तो ये देखा जाएगा कि उसकी पार्टी की जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो कितनी है, उसके पीछे कितना सपोर्ट है बाकी पार्टियों का, या ये है चलिए ठीक है यहाँ पे संसद सदस्य की अगर हम उतना भी महत्व निकाल देते हैं तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या बाकी विरोधी पार्टियां हैं वो उस कैंडिडेट को कितना साथ देती है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि क्या 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें क्या होने वाला है ये जो विरोधी पार्टी है उनके, क्योंकि राहुल गांधी तो पहले से ही रेस में है। ममता बनर्जी के बारे में अभी अमर्त्य सेन जी ने जिस तरीके की बात कही है तो उसके बाद ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन होता है। अरविंद केजरीवाल जी खुद को एक तरीके से राष्ट्रीय पटल पे साबित करने में लगे हुए हैं, अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं। इधर से केसीआर है, शरद पवार है, नीतीश कुमार जी है, तो इतने सारे चेहरे हैं जिनके बीच में आपस में एक होड़ लगी है कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनेगा कौन, या प्रधानमंत्री पद के लिए इनकी चाह तो है पर उनको पार्टी की तरफ से या बाकी पक्ष जो बाकी विरोधी खेमे हैं उनकी तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है, इन पे सारी चीजें एक तरीके से निर्भर करती हैं। तो दोस्तों ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि 2024 में मोदी जी के खिलाफ कौन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, केसीआर या अरविंद केजरीवाल। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एक साल बचा है 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उसमें तकरीबन एक साल का वक्त बचा है और अब अलग अलग पार्टियों की तरफ से अपने बयान आने शुरू हो चुके हैं कि हम विरोधी पार्टियां मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगी, जो 2024 का चुनाव है वो बीजेपी जीत नहीं पाएंगी। चलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं बीजेपी जीत नहीं पाएंगे ठीक है कोई बात नहीं, पर आप अपनी तरफ से तमाम विरोधी पार्टियां जो साथ आने की बार बार बात करती है और एक कॉमन कैंडिडेट देने की बात करती है उस पे अब देखना पड़ेगा कि इनकी क्या रिएक्शन होती है या किस तरीके से ये कार्यरत होने वाले हैं और 2024 में मोदी के खिलाफ कौन उतरने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री पद तो एक ही है पर यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है वो बहुत सारे हैं विरोधी खेमे की तरफ से और आपस में ही इनकी गुत्थम गुत्थी चल रही है। तो दोस्तों आपको ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखिए, अपने दोस्तों और मित्र परिचितों में भी ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। थैंक यू सो मच।